हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। आज हम लोग यूनिट 20 एएफएम के रेशियो एनालिसिस के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो को समझते हैं दोस्तों। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो बेसिकली क्या होता है कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है हमारे अकाउंटिंग फिगर का। तो अकाउंटिंग रेशियो दोस्तों कैलकुलेशन होता है जिसके अंदर आप बहुत सारे फाइनेंशियल नंबर को कंपेयर करते हैं। एक कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत सारे जो नंबर मिलते हैं ना, उसे आप क्या करते हैं दोस्तों, कंपेयर करते हैं, राइट। सो यू कंपेयर ऑल द नंबर्स दैट यू गॉट फ्रॉम द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू कंपेयर, ओके। और जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी के रेवेन्यू को उसके एक्सपेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं ताकि इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकें। ऐसे ही निकालेंगे ना प्रॉफिट मार्जिन, उसका कितना रेवेन्यू हुआ है, उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तब आपको मिलेगा फाइनेंशियल, उस कंपनी का परफॉर्मेंस देख पाएंगे, उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाएंगे। रेशियो दोस्तों, अलग अलग रेशियो को कंपेयर करके हमें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का, प्रॉफिटेबिलिटी का, एफिशिएंसी का। दोस्तों जैसे आप कुछ इंडिविजुअल नंबर पे ध्यान देते हैं, जैसे रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, ये आपको फुल पिक्चर नहीं देता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर कैसे रिलेट कर रहा है एक दूसरे से और कैसे ये ओवर द टाइम चेंज होगा, तब जाके आपको एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कंपनी के परफॉर्मेंस का। दोस्तों बहुत तरह के रेशियोज़ होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है कंपनी के अलग अलग एस्पेक्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दोस्तों कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस शीट रेशियो है वो कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में बताता है। रेशियो को क्लासिफाई किया जाता है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर और एक्टिविटी, और फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशियो। ये जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ये अलग अलग रेशियोज़ को कंपनी का क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो मेजर करना चाह रहा है उसके रिस्पेक्ट में है। जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कि कितना एफिशिएंटली कंपनी अपने एसेट को यूज कर रही है। तो फाइनेंशियल रेशियो को क्लासिफाई कर सकते हैं आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में, ठीक है, जो लिक्विडिटी रेशियो है, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो बताता है कंपनी का कितना एबिलिटी है कि अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए, जैसे बिल पेमेंट, लोन रिपेमेंट। और सॉल्वेंसी रेशियो आपको बताता है कंपनी की कितनी क्षमता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए, जैसे डेब्ट पेमेंट ओवर द ईयर। So friends, if you want this type of lectures, if you want this type of PDF, if you want 150 to 200 MCQs for a single subject, you can opt for our paid plan, detailed regarding which you can see on our screen. We are providing PDF, MCQs, videos, everything which is required for your GIB preparation. So more detail you can get by WhatsApp me on the number shown on the screen. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। दोस्तों अकाउंटिंग रेशियो का यूज क्या क्या है वो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहला यूज है अकाउंटिंग रेशियो को आप एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन को हेल्प करता है, किसी कंपनी के अंदर का कंपैरिजन, या मान लीजिए दो कंपनी को के बीच का कंपैरिजन भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस फाइनेंशियल रेशियो के माध्यम से, ठीक है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है हमारे फाइनेंशियल रेशियोज़ का। चलिए अब दोस्तों उसके बाद क्या है कि इसमें आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, उसे प्रॉपर प्लान कर सकते हैं यदि आपको फाइनेंशियल रेशियोज पता रहेगी। इसका लिमिटेशन क्या क्या है दोस्तों, कहाँ कहाँ इसका क्या क्या मिसयूज है। जैसे देखिए, आपको यदि मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, आपको यदि मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो आपको जो है रेशियो कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे कंपनीज़ के रेशियो के साथ या पिछले पीरियड के साथ। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी चाहिए होता है, ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। और साथ ही साथ दोस्तों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ लिमिटेशन होता है, जैसे कुछ नॉन फाइनेंशियल चार्जेज हैं, इसको रिवील नहीं किया जाता, ठीक है, ये सब इसका डिसएडवांटेज है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये जो लिमिटेशन है इसको एड्रेस करने के लिए दोस्तों एफर्ट लिया गया है ताकि हम अकाउंटिंग पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज करें। हमारा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है IASB, और जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IND-AS, ये सभी इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस हो सभी कंपनीज़ के लिए। इससे जो वेरिएशन है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में इसे कम किया जा सकेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मोर कंपेरेबल बनाया जा सकेगा। दोस्तों रेशियो एलोन एनफ नहीं है, ठीक है, मतलब रेशियो आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन एनफ नहीं है कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन बता पाए किसी बिजनेस का। दूसरा फैक्टर्स है जैसे कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजमेंट, कंपटीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सभी चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी मान लीजिए कि हो सकता है कंपनी का हाई प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हो, लेकिन हो सकता है इसका कॉम्पिटिटर जो है वो अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो इसको फाइनेंशियल हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों रेशियो ही सब कुछ नहीं होता है, वही लिमिटेशन है बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग के बारे में बताया गया है। अब देखिए विंडो ड्रेसिंग क्या होता है इसको समझते हैं विथ एन एग्जाम्पल। लेट्स अंडरस्टैंड द आस्पेक्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग
विथ एन एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू मेक यू क्लियर व्हाट इज़ विंडो ड्रेसिंग। देखिए कुछ कभी क्या होता है, कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करती है ताकि बेटर पिक्चर हम दिखा सकें। देखिए कंपनी ऐसा करती है कि अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे मैनिपुलेट कर दे और अच्छा पोजीशन दिखाए, ठीक है, अपने फाइनेंशियल हेल्थ का। इसे कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। और ये क्या करती है कि ये जो रेशियो का एक्यूरेसी है, ठीक है, एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस को हेल्प करता है, अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो अपने एक्सपेंस को डिले कर दे, ठीक है, वो दिखाए कि हमारा हाई प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है। फिर कभी कभी दोस्तों प्राइस लेवल चेंज होता है। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं किसी कंपनी का दूसरे अलग अलग एजेज में और डेप्रिसिएशन फिगर में, ये जरूरी है देखना कि प्राइस लेवल में क्या क्या चेंज आया है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का एसेट है जो कि ओवर द टाइम एप्रिसिएट हो रहा है, तो ये आपको एक्यूरेटली कंपनी के ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बिना जब तक आप प्राइस लेवल चेंज में ध्यान नहीं देंगे कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है और उस हिसाब से इनका एसेट एप्रिसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्राइस लेवल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर दोस्तों नो फिक्स स्टैंडर्ड और आइडियल रेशियो। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता आइडियल रेशियो का। प्रत्येक कंपनी का जो सिचुएशन होता है दोस्तों, अरेंजमेंट होता है, वो यूनिक होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है किसी कंपनी का जो कि रैपिडली एक्सपेंड कर रही है, और यही चीज़ हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो कि मैच्योर हो चुकी है, स्टेबल ग्रोथ हो चुका है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है मैकेनिकल रेशियो एनालिसिस। ये क्या होता है दोस्तों कि मैकेनिकल रेशियो जो है मिसलीडिंग हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसका कर्ज का बर्डन हो इसके पास, लेकिन दोस्तों इसका ये भी हो सकता है कि रिटर्न ऑन एसेट बहुत हाई हो, इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने डेब्ट को इफेक्टिवली यूज कर रही है ना। DTR यदि हाई होगा तो इससे ज़्यादा डेब्ट ले रखा है, लेकिन ये हो सकता है कि रिटर्न भी अच्छा मिल रहा हो। तो मैकेनिकल रेशियो एनालिसिस मिसलीडिंग हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा फैक्टर्स है रेशियो के पीछे। फिर दोस्तों नेक्स्ट है कि रेशियो एनालिसिस जो है वो एक डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का करंट रेशियो कम है तो इंडिकेट करेगा कि कंपनी के पास डिफिकल्टी है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने में। तो इस टूल की रेशियो एनालिसिस के माध्यम से आप डिसीजन ले सकती है। फिर दोस्तों रेशियो एनालिसिस जो है सप्लीमेंट हो सकता है जजमेंट का, मतलब कि जैसे मान लीजिए कंपनी के पास हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, वो इंडिकेट करेगा कि ये अपने इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसका सेल्स घट रहा हो। तो कहने का मतलब कि जो रेशियो को कैलकुलेट करना और उसे इंटरप्रेट करना, वाइजली इंटरप्रेट करना बहुत यूजफुल टूल है, राइट, ताकि फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। लेकिन ये जरूरी है कि हम लिमिटेशन के बारे में भी जानकारी रखें। खाली हम डिसीजन मेकिंग के लिए रेशियो एनालिसिस को यूज ना करें, इसका लिमिटेशन भी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस का। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे हम अलग अलग रेशियोज़ को कैलकुलेट करें, कैसे हम इंटरप्रेट करें। चलिए समझते हैं इसको। तो दोस्तों जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, रेशियो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये एक फाइनेंशियल रेशियो होता है जो कि आपको बताता है कि बिजनेस अपने कोई भी बिजनेस कितना एफिशिएंटली अपने कैपिटल को यूज़ कर रहा है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। ये कौन बताता है दोस्तों? आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता है। मैं बात करूंगा इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में, एवरी एस्पेक्ट वी विल डील विथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस है जो कि $100 इन्वेस्टमेंट किया और इसको प्रॉफिट हुआ $10 का, तो इसने इन्वेस्ट कितना किया? $100 इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कितना का हुआ दोस्तों? $10 का प्रॉफिट हुआ। तो इसका ROI क्या होगा? इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10% होगा, राइट। तो ROI को निकालने के लिए दोस्तों हम करते क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया गया है उसे डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में आता है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉय किया गया है ना, वो टोटल एसेट हो सकता है, ठीक है, फिक्स एसेट हो सकता है, लॉन्ग टर्म फंड हो सकता है जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि अकाउंटेंट इसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कैपिटल एम्प्लॉय क्या हो सकता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि आप इंटरेस्ट और टैक्स को डिडक्ट करने से पहले जो आपको प्रॉफिट अर्न किए वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉन ट्रेडिंग इनकम और लॉसेस है उसको आपने डिडक्ट कर लिया है। तो दोस्तों ROI एक अच्छा इंडिकेटर है ओवरऑल एफिशिएंसीज़ का, ठीक है। किसी बिजनेस का जो ओवरऑल एफिशिएंसीज़ है इसके लिए ROI एक अच्छा इंडिकेटर है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो किसी अलग अलग प्रोडक्ट के ROI को कंपेयर करना चाह रही है, देखना चाह रही है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो ROI का यूज़ कर सकती है। तो जब भी ROI को कैलकुलेट किया जाएगा तो हम लोग डिडक्शन से पहले का, देखिए कुछ डिडक्शन होता है ना इंटरेस्ट पे, इनकम टैक्स पे और डिविडेंड पे, उससे पहले का प्रॉफिट को यूज़ करते हैं और इसके अंदर सारा इनकम, सारा एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है वो इंक्लूड करते हैं। तो ये ज़रूरी है ROI को नोट करना, ये नोट करना कि ROI इनफ नहीं है फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट करने का, लेकिन इसको यूज़ किया जाएगा दूसरे फाइनेंशियल रेशियो के साथ में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो जरा बात करते हैं दोस्तों कि ROI को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ROI को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट ROI एंड हाउ टू इंटरप्रेट ROI. So let's understand that how can we calculate ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि उसे इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल रेशियो होता है जिससे आप किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ये आपको बताता है कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न हुआ है, जितना आपने टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस है जो कि $10,000 प्रॉफिट अर्न की, $10,000 अर्न की प्रॉफिट, और उसने 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो इसका ROI कितना होगा? तो 10,000 को नोमिनेटर में लिख दीजिए, 1 लाख को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए तो आपको 10% मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा दोस्तों? 10% मिलेगा इसका ROI, राइट। इस ROI यू विल गेट हाउ मच? इस ROI यू विल गेट 10%। तो फ्रेंड्स ये तो ठीक है, ये तो इसके ROI के रिगार्डिंग पॉइंट है। तो ROI को निकालने के लिए पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया गया है, जो कि डिपेंड हो सकता है, अलग हो सकता है, अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है। इसके अंदर सारा एसेट, फिक्स एसेट, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म फंड, कैपिटल, जब आप कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लेंगे उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो कि प्रॉफिट होता है बिफोर डिडक्टिंग इनकम, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ROI को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉय से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्टिंग जो परसेंटेज मिलेगा वो आपको आइडिया देगा कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली अपने कैपिटल को यूज कर रहा है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो ROI को आप यूज कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने का। तो हाई ROI यदि है आपका, ठीक है, तो आपको शो करेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। यदि लोअर ROI है तो दिखाएगा कि आपका बिजनेस लेस प्रॉफिटेबल है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ROI को ही खाली यूज़ ना किया जाए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी अपने रेगुलर ऑपरेशन से अर्न करती है, ठीक है। जो आपका नॉन ट्रेडिंग, इसमें कि एक बात ध्यान रखना है कि जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, जो लॉसेस है, उसे आपको घटाना है, राइट। तो हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो है आपका ROI, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैंने आप समझाया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक प्रॉफिट होती है जो कि कंपनी अपने रेगुलर ऑपरेशन से करती है। इसका मतलब वैसा प्रॉफिट जो कि कोर बिजनेस से हो वही ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बेकरी है, वो ब्रेड और केक को बेच रहा है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या माना जाएगा? तो जो प्रॉफिट इसको बेचने से मिल रहा है, ब्रेड को और केक को, ठीक है, वही प्रॉफिट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए कि बेकरी का बिल्डिंग, मान लीजिए बेकरी ने अपना बिल्डिंग बेच दिया, तो प्रॉफिट जो होगा वो वाला प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि इस केस में जो बेकरी का जो ब्रेड और केक बेचने से जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ROI एक रेशियो होता है दोस्तों। मैंने बताया ये ROI का क्या मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10 लाख का, तो इसका ROI 10% होगा। तो ROI से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ROI को निकालने के लिए बहुत तरह के कैपिटल को यूज़ किया जाता है, जैसे इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स कैपिटल, ठीक है, ये सभी को इंक्लूड किया जाता है। इससे आपको एक्यूरेट पिक्चर मिलता है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ने इन्वेस्ट किया 5 लाख का डॉलर कैपिटल अपने बिजनेस में, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1 लाख का, तो ROI निकालने के लिए फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो आप कैपिटल एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं, जैसे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस टोटल टर्म लोन। इसमें से जो नॉन बिजनेस एंटिटीज़ हैं, एसेट जो फिक्स एसेट उसको माइनस कर दीजिए, आपको कैपिटल एम्प्लॉय निकल जाएगा और फिर आप ROI उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ROI का बेसिक मीनिंग। सो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया ही आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉय से डिवाइड करना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉय के अंदर इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल सब कुछ आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रही है 1 लाख का और उसका कैपिटल एम्प्लॉय है 5 लाख का, तो ROI कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है वो कंपनी, तो उसमें से 20 पैसा जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, समझे? 1 रुपया जो इन्वेस्ट कर रही है ना कंपनी, उसमें कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है दोस्तों? 20 पैसा वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो ये आपको बताता है दोस्तों कि रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, ठीक है। अब दोस्तों जो यदि मान लीजिए कि आपका ROI कम है, तो ROI कम ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो वाइज डिसीजन नहीं होगा बोरो करने का, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है एनफ प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी अपने बोरोइंग कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो ROI को आप कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी, लेकिन केवल आपको ये बताएगा
कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड को पे किया जाए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी का ROI 20% है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनी है ना, ये मैक्सिमम डिविडेंड 20 पैसा ही दे सकती है 1 रुपया पे। यदि शेयर होल्डर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो इसको कितना मैक्सिमम मिलेगा? मैक्सिमम 20 पैसा मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो ROI आपको बताता है कि आप 1 रुपया यदि इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड कितना मिलेगा, लाभांश कितना मिलेगा शेयर होल्डर को? मात्र 20 पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हमें कहा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर दोस्तों एक मेज़र होता है प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर को मैं आपको समझाता हूँ। अर्निंग पर शेयर के माध्यम से क्या होता है अर्निंग पर शेयर, और हमारा जो ये है तो एक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करता है, तो बताता है कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है एक स्टॉक के 1 शेयर पे। जैसे मान लीजिए कंपनी जो है $100 प्रॉफिट अर्न कर रही है और इसका 10 शेयर ऑफ स्टॉक है, तो इसका EPS माना जाएगा $10। तो इन्वेस्टर जो है EPS को यूज़ करती है कंपनी की एबिलिटी को डिसाइड करने के लिए कि कंपनी जो है डिविडेंड दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, और फिर डिसाइड करने के लिए कि शेयर खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। ठीक है, तो EPS ये होता है। प्रॉफिट प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? ये बताता है कि कितना टाइम जो है कंपनी का जो अर्निंग है पर शेयर वो कवर्ड किया जा रहा है मार्केट प्राइस से। जैसे मान लीजिए कंपनी का EPS है $2 और इसका स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो $20 पे ट्रेड कर रहा है पर शेयर, तो इसका PE रेशियो हो जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाएगा 10। मतलब आपका हाई प्राइस अर्निंग रेशियो का ये इंडिकेट करेगा कि इन्वेस्टर को हाई एक्सपेक्टेशन है कंपनी के फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ से, और यदि आपका लो PE रहेगा ये आपको बताएगा कि कंपनी का जो वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दोस्तों एक रेशियो होता है जो कि आपको कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी का नेट सेल है $1000 का और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो $600 का है, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा $400 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे? $400 को नोमिनेटर में लिख दीजिए, $1000 को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, 40% मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा हायर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उतना ही प्रॉफिटेबल है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं इन तीनों चीज़ों को, जो 3 चीज़ मैंने बताया ना, एग्जाम्पल लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है जो ABC कॉर्पोरेट लिमिटेड है। ठीक है, ABC कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, तो इसका आप देखिए ये ABC कंपनी का हम लोग बात करते हैं और इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि हमारा ये PE रेशियो क्या होता है, अर्निंग EPS क्या होता है। एवरी एस्पेक्ट लेट अस अंडरस्टैंड यूजिंग टेकिंग दिस एग्जांपल ऑफ ABC कंपनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ABC कंपनी ने $1 लाख इन्वेस्ट किया। ठीक है, नया प्रोजेक्ट में, और इनको प्रॉफिट मिला दोस्तों कितना का? $10 हज़ार का प्रॉफिट मिला। तो इनका ROI कितना हो गया? 10% का। तो यदि ABC ने पैसा बोरो किया था 8% इंटरेस्ट रेट पे अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, तो ROI कितना होगा? मात्र इनका 7.5% होगा। क्यों 7.5% होगा? ठीक है, और जो ROI था मात्र इनका 7.5% था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंपनी जो है अपने फंड को एफिशिएंटली यूज नहीं किया है, और ये यहाँ पे वाइज डिसीजन नहीं होगा कि आप पैसा को बोरो करें। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों EPS की। ये तो ठीक है, ये तो ROI को आपने समझा कि कंपनी ने बोरो किया था 8% ब्याज दर पे और इनका ROI है मात्र 7.5%। ठीक है, तो लेकिन इस केस में 10% है। ठीक है, मान लीजिए ROI है मात्र 7.5%, और इसमें तो यहाँ पे कंपनी बोलेगी क्या कि हमने फंड को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया है, और एक आप यहाँ पे पैसा बोरो करना वाइज डिसीजन नहीं है। अर्निंग पर शेयर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए वही कंपनी जो है इसका नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है 1 मिलियन 1 साल में, और इसका 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर है, तो इसका EPS क्या हो जाएगा? 1 मिलियन को नोमिनेटर में लिख दीजिए, 1 लाख को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, तो आपको $10 इसका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक शेयर जो है इस कंपनी को $10 का प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इस इन्वेस्टर जो है इस जानकारी को यूज़ कर सकते हैं कंपनी ABC का जो कंपेयर करें कंपनी ABC के EPS को दूसरे कंपनी के साथ, तब डिसाइड कर सकते हैं कि गुड इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। मतलब एक शेयर जो है $10 अर्न कर रही है, ये बताता है अर्निंग पर शेयर। नाम में लिखा रहा है ना कि एक शेयर से कितना अर्निंग कर रहे हैं। अब जैसे PE रेशियो है, मान लीजिए कि कंपनी ABC का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है, एक शेयर का $50 दाम है और इसका EPS है $10 का। ठीक है, तो एक शेयर का $50 दाम है और एक शेयर पे जो अर्निंग हो रहा है वो कितना का हो रहा है? $10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो PE रेशियो कैसे निकालेंगे? तो 50 को नोमिनेटर में लिखे, 10 को डिनोमिनेटर में, तो 5 मिलेगा। इसका मतलब इन्वेस्टर जो है $5 दे रहे हैं प्रत्येक $1 अर्निंग के लिए। तो हायर PE रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कंपनी के फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ से। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों। और कम PE रेशियो है मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप PE रेशियो 5 है
इसका मतलब ये हुआ कि आप $5 खर्च कर रहे हैं तब जाके आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यदि लोअर पी रेशियो मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही कंपनी ले लीजिए, इसका मान लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट है, कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दीजिए, मान लीजिए वो 5 लाख निकला, नेट सेल है दोस्तों इसका 1 मिलियन का, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को नोमिनेटर में लिख दीजिए और जो नेट सेल्स को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 50% आया ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका $1 जो सेल हो रहा है कंपनी का, उसमें से $0.5 वो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को जानकारी पता लगाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज़, जैसे दोस्तों नेट प्रॉफिट रेशियोज़। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दोस्तों एक परसेंटेज होता है जो बताता है कि कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है अपने गुड्स के सेल करके, यानी गुड्स कंपनी जो है गुड्स को बेच रही है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये कौन बताता है दोस्तों, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी जो है किसी प्रोडक्ट को $100 में बेचती है और प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है बनाने का, जो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल दाम है वो मान लीजिए $70 है, $100 में उसने बेच दिया और $70 दोस्तों उस प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो $70 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना, तो आपका यहाँ पे 30% हो जाएगा, क्योंकि $100 में बेच रही है और $70 इसका बनाने का दाम है, तो $30 इसको प्रॉफिट हुआ, तो 30 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 30% इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। तो ये रेशियो आपको बता रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, अपने एक्सपेंस को कवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, अपने फिक्स चार्ज को कवर कर रही है कि नहीं। जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है दोस्तों वो इंडिकेट करता है नेट मार्जिन जो कि सेल पे अर्न किया गया। $100 जो आपने बेचा, $100 में जो आपने बेचा तो कितना मार्जिन आपने अर्न किया, लेकिन इसमें जितना भी खर्चा हुआ आपका, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो इंटरेस्ट है, जो टैक्स है, सब कुछ देखने के बाद होता है नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी जो है नेट प्रॉफिट $10 कमा रही है $100 के सेल पर, तो जो नेट प्रॉफिट रेशियो होगा वो 10% होगा। तो ये रेशियो आपको बताता है कि किसी बिजनेस की मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। तो यदि ये नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ता है मतलब कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है अपने ऑपरेशन में, ठीक है। तो लेकिन बात ध्यान रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समान रहे, सेम रहे। तो दोस्तों इन्वेस्टर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंडस्ट्री रिटर्न, मार्केट कंडीशन, ये सब भी ध्यान देते हैं जब ये सब रेशियो कंसिडर करें। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है तो जो नेट प्रॉफिट रेशियो होगा वो हायर होना पड़ेगा ताकि कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसको जस्टिफाई करें। उसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टर ये भी ध्यान दें इंडस्ट्री का रिटर्न क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि कंपनी का जो रेशियो है वो कंपैरेटिव हो दूसरे कंपनीज से सेम इंडस्ट्रीज़ में। अब बात करते हैं दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो की। देखिए सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली फाइनेंशियल रेशियोज है, जैसे कंपनी की क्षमता आप पता कर सकते हैं कि वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पा रही कि नहीं कर पा रही बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेन का। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो आपको बताता है, क्या बताता है, सॉल्वेंसी रेशियो आपको बताता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म जो लंबे समय की अवधि के लिए जो ऑब्लिगेशन है बिना किसी स्ट्रेन का उसे मीट कर पा रही कि नहीं कर पा रही है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो एक तरह का सॉल्वेंसी रेशियो होता है जो कि कंपनी के एबिलिटी पे फोकस करता है कि अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का, वो है फिक्स्ड एसेट रेशियो। तो ये जो फिक्स एसेट रेशियो होता है वो कंपनी के फिक्स एसेट को कंपेयर करता है इसके लॉन्ग टर्म फंड से, ठीक है। तो कंपनी का जो फिक्स एसेट है उसे कंपेयर करना लॉन्ग टर्म फंड से, ये कौन करता है, फिक्स एसेट रेशियो कंपेयर करता है। जैसे फिक्स एसेट के अंदर बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टीज़ ये सभी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंड में दोस्तों कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट, ये मैंने आपको बताया फिक्स एसेट रेशियो के बारे में, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व और लॉन्ग टर्म लोन। तो फिक्स एसेट रेशियो यदि 1 से कम है वो डिज़ायरेबल होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसका एक हिस्सा जो है लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस किया जा रहा है। यदि एक से ज़्यादा है फिक्स एसेट रेशियो, इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट टर्म रिसोर्स है उसे डाइवर्ट किया गया है फिक्स एसेट को क्रिएट करने के लिए, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है। और सेटिस्फैक्ट्री दोस्तों 0.67 का रेशियो या उससे कम माना जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसका फिक्स एसेट है 1 करोड़ का और लॉन्ग टर्म फंड है 2 करोड़ का, ठीक है। तो इसका फिक्स एसेट रेशियो कितना होगा, तो इसका 1/2, यानी फिक्स एसेट है 1 करोड़ का, लॉन्ग टर्म फंड है 2 करोड़ का, तो फिक्स एसेट रेशियो हो जाएगा 0.5। इसका मतलब कंपनी ने अपने फिक्स एसेट का हाफ हिस्सा फाइनेंस किया है लॉन्ग टर्म फंड से, जो कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अच्छा साइन है। लेकिन दोस्तों कंपनी का मान लीजिए फिक्स एसेट रेशियो 1.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने शॉर्ट टर्म सोर्सेज को डाइवर्ट किया है फिक्स एसेट को क्रिएट करने के लिए, जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेन क्रिएट कर सकता है दोस्तों लॉन्ग रन में।
ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों फिक्स एसेट जो है 1 से कम रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंड को यूज कर रही है, फिक्स एसेट कंपनी अपने फिक्स एसेट को फाइनेंस कर रही है दोस्तों लॉन्ग टर्म फंड के माध्यम से, शॉर्ट टर्म फंड से नहीं फाइनेंस कर रही है। जैसे मान लीजिए कि एक रियल स्टोर है जो कि कपड़ा बेच रही है, तो स्टोर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा दिखाया, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया 2 लाख का, नेट सेल दिखाया 5 लाख का, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 50,000 का, फिक्स एसेट है 5 लाख का, लॉन्ग टर्म फंड है 8 लाख का। ठीक है, ये सब डाटा आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए कुछ रेशियो निकालिए। सबसे पहले दोस्तों आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। तो इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख का, सेल्स कितना है 5 लाख का, तो 40%। मतलब कि जितना 100 रुपये का सेल्स हो रहा है ना कंपनी का, स्टोर जो है तो 40 रुपये अर्न कर रही है ग्रॉस प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये स्टोर चाहे तो सेलिंग प्राइस को घटा सकती है 40% तक बिना कोई लॉस इनकर किए, जब तक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो 40% प्रत्येक 100 रुपये पे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 40%। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 50,000 का, ठीक है, उसको आप जो है नेट सेल से डिवाइड कर दीजिए, 10% आएगा। मतलब प्रत्येक 100 रुपये के सेल पे स्टोर 10 रुपया अर्न कर रही है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और हाई नेट प्रॉफिट मतलब कि बेटर एफिशिएंसी। फिक्स एसेट रेशियो कैसे निकालेंगे, फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म फंड से डिवाइड कर दीजिए। तो फिक्स एसेट कितना है दोस्तों 5 लाख का, लॉन्ग टर्म फंड कितना है 8 लाख का, तो आपको फिक्स एसेट रेशियो कितना मिलेगा 5 लाख अपॉन 8 लाख यानी 0.63। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल का जो कुछ पार्ट है यानी 0.37 जो पार्ट है वर्किंग कैपिटल का, उसे फाइनेंस किया जा रहा है लॉन्ग टर्म फंड से। ठीक है, जो कि डिजायरेबल है। और ये जो 1 से कम रेशियो रहता है ना वो अच्छा लगता है, क्योंकि बिजनेस जो है पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म बिजनेस पे रिलाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो मतलब जो फिक्स एसेट है जो फिक्स एसेट है दोस्तों, उसको कहाँ से फंड को मीट कर रही है दोस्तों, वो फंड को मीट कर रही है जो वर्किंग कैपिटल, हाँ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है वो फाइनेंस किया जा रहा है लॉन्ग टर्म फंड से। देखिए समझिए, लॉन्ग टर्म फंड से या तो दो पार्ट को फाइनेंस किया जाएगा, या फिक्स एसेट को या आपके वर्किंग कैपिटल को। तो 0.63 तो आपने फिक्स एसेट में फाइनेंस कर लिया, तो बाकी 0.37 कहाँ फाइनेंस किया होगा आपने, वर्किंग कैपिटल से। तो वर्किंग कैपिटल में फाइनेंस किया होगा। तो ये जो रेशियो है 1 से कम है, यही इंडिकेट करता है कि कुछ हिस्सा आपका लॉन्ग टर्म फंड का वर्किंग कैपिटल में फाइनेंस किया जा रहा है। और ये अच्छा साइन है कि आप जो है केवल शॉर्ट टर्म सोर्स पे ही रिलाई नहीं कर रहे हैं अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। और यदि रेशियो 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब रेशियो 1 से ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म फंड को यूज कर रहे हैं फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए, या दैट मीन्स आप शॉर्ट टर्म सोर्स को भी डाइवर्ट कर रहे हैं फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जैसे ये जो रेशियो है फिक्स एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म फंड, जैसे मान लीजिए एक रेशियो आ गया 1.5, मतलब ये हुआ कि आपका फिक्स एसेट जो है लॉन्ग टर्म फंड मात्र 10 लाख है और फिक्स एसेट है 15 लाख का, तो 10 ही लाख ना फाइनेंस करेंगे फिक्स एसेट का लॉन्ग टर्म फंड से, बाकी 5 लाख कहाँ से लाएंगे, अपने वर्किंग कैपिटल से लाएंगे, शॉर्ट टर्म फंड से लाएंगे। तो ये अच्छा साइन नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म फंड को यूज कर रहे हैं अपने फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए। दिस इज नॉट अ गुड साइन। ओके, तो दोस्तों आपको चारों रेशियो का मैंने समझा दिया मतलब। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर, ये सभी के लिए अवेलेबल था। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो यदि आप इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं, सभी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, फिक्स एसेट रेशियो कैसा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से कम, इस तरह के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे वीडियो कोर्स का पार्ट हिस्सा हो सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।